चलिए शुरू करते हैं वीपीओ के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है ब्राइस, ऑप्शन बी है जेनिंग्स, ऑप्शन सी है हिक्स और ऑप्शन डी है इनमें से किसी का नहीं। तो इसका उत्तर है हिक्स। यानी हिक्स ने कहा था कि जो राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जो सेवाएं आवश्यक होती हैं उन्हें भली भांति स्थानीय स्तर पर ही संपन्न किया जा सकता है, और ये जो स्थानीय स्तर है इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जो हैं वो आर्थिक और सामाजिक विकास की जितनी योजनाएं होती हैं उनको क्रियान्वित करने में अत्यंत सहायक होती हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 243 फा, 243 मा, 243 था, 243 दा। तो इसका उत्तर है 243 दा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर और कस्बे दिए गए हैं और दूसरी तरफ वहां पे कौन सा स्थानीय निकाय है ये दिया गया है। लखनऊ में छावनी परिषद, कानपुर में नगर निगम, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद, काकोरी में नगर पंचायत। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद की जगह नगर निगम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आप सबको पता होगा। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 68वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। ये तो आप सबको पता ही होगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है? इसका ऑप्शन है धारा 15, धारा 16, धारा 12 बी, धारा 11 बी। और इसका सही उत्तर है धारा 11 बी। यानी धारा 11 बी है जिसमें ये कहा गया है कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसका चयन पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकेगा। यानी कितने दिन पूर्व दिया जा सकेगा? ऑप्शंस हैं बैठक की तिथि से 5 दिन पूर्व, बैठक की तिथि से 7 दिन पूर्व, बैठक की तिथि से 2 सप्ताह पूर्व, बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व। तो इसमें सही उत्तर है बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व। 7वां प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शंस हैं जीवी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, राजमन्नार समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका उत्तर होगा जीवी के राव समिति। आप सभी को पता है कि जीवी के राव समिति का जो गठन था वो 1985 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शंस हैं 1978, 1977, 1976, 1958। तो इसका सही उत्तर है 1978। अशोक मेहता की जो समिति थी उसका गठन 12 दिसंबर 1977 को किया गया था। 12 दिसंबर 1977 को। ठीक है, और जो इसकी रिपोर्ट थी वो 21 अगस्त 1978 को सौंपी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर।
चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? इसमें ऑप्शंस हैं, या भूमि कर का संग्रह करती थी, मंदिरों के रख रखाव तथा उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन, सी है ग्राम भूमि का सर्वेक्षण, डी है मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था। तो क्या कार्य नहीं था इनका? इनका कार्य नहीं था ग्राम भूमि का सर्वेक्षण। ये जो ग्राम भूमि का सर्वेक्षण था, ये केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था। लेकिन अगर भूमि का वर्गीकरण करना हो या फिर अगर उसकी श्रेणी में कोई परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती थी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण। उसके बाद आते हैं 10वें प्रश्न पे। किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शंस हैं 1687, 1793, 1842, 1792। ये शायद आप सभी को पता होगा कि जो स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की जो सबसे पहली मान्यता दी गई थी वो 1793 के अधिनियम में दी गई थी। ठीक है, 1793 के चार्टर एक्ट में। लेकिन जो इसके लिए गंभीर प्रयास था वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही आरंभ हुआ। यहाँ पे बस खाली कोशिश की गई पर इसका कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, 11वें प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ? ऑप्शन ए है 22 अप्रैल 1994, बी है 15 जनवरी 1993, सी है 20 मार्च 1994, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 22 अप्रैल 1994। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है 7 से 17, बी है 5 से 9, सी है 10 से 20, डी है 5 से 20। इसका सही उत्तर होगा 7 से 17। फिर आते हैं 13वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? ऑप्शन ए है ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है, बी है 3 स्तरीय प्रणाली, सी है सदस्य व अध्यक्ष का चुनाव सीधे किया जाता है, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, तो इसमें ये तीनों इसकी विशेषता हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर आते हैं 14वें प्रश्न पर। ग्राम पंचायत को किसके आदेश से उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए है राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी है जिला पंचायत, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राज्य सरकार। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधान, बी है ग्राम पंचायत सदस्य, सी है ग्राम विकास अधिकारी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रधान। ठीक है, जो शिक्षा समिति होती है उसका जो सभापति होता है वो प्रधान होता है, और फिर प्रधान के अलावा इसमें अन्य 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, ठीक है, एक महिला होनी चाहिए और एक ओबीसी होना चाहिए, यानी एक पिछड़ा वर्ग से सदस्य होना चाहिए, और ये अनिवार्य है। ठीक है, ये अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करेगा? इसमें ऑप्शन ए है सहायक निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन बी मतदान अधिकारी, ऑप्शन सी सहायक मतदान अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मतदान अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। ऑप्शन ए है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी है राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ऑप्शन सी है
राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऑप्शन डी है राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में विधानमंडल द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें सत्य कथन पहचानना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो किस तरह से हटाया जाता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है 243 गा 3 का, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243 घा, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 243 चा, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर यही है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 का 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के स्वशासन के स्वरूप का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 खा, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243 का, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 243 छा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 छा। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? इसमें ऑप्शन ए है 1972-73, ऑप्शन बी 1973-74, ऑप्शन सी 1974-75, ऑप्शन डी 1975-76। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1972-73। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका ऑप्शन है दिसंबर 2001, बी सितंबर 2001, सी दिसंबर 2003, डी नवंबर 2004। इसका उत्तर है दिसंबर 2001। ये जो वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना है, इसकी जो शुरुआत है वो 2001 में की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो गंदी और मलिन बस्तियों में रहने वाले घरों के निर्माण को उन्नयन बनाना था। ठीक है, और इसकी योजना का एक घटक जो था वो क्या था, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ वातावरण मुहैया कराना। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है? ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। इसका सही उत्तर है चौथे में। तो जो ये ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण है, इसके चौथे चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है। और इसके पहले चरण में वातावरण निर्माण, दूसरे चरण में पारिस्थितिकीय विश्लेषण एवं तीसरे चरण में आवश्यकताओं, समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। तो क्या है, इसके पहले चरण में वातावरण का निर्माण है और दूसरे चरण में पारिस्थितिकीय विश्लेषण है। ठीक है, और जो इसका तीसरा चरण है उसमें आवश्यकता की पहचान है और इसमें क्या प्राथमिकता पे रहेगा उसका निर्धारण किया जाता है। और चौथा चरण तो इसका प्रश्न ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच क्या अनुपात निर्धारित किया था? ऑप्शन ए है 75:25, ऑप्शन बी है 70:30, ऑप्शन सी है 90:10, ऑप्शन डी है 80:20। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 90:10। तो जो 14वां वित्त आयोग था, इसकी जो अनुशंसा थी वो दो भागों में थी, एक था शर्त रहित और एक था शर्त सहित।
तो जो शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच जो अनुपात था वो 90:10 था, और जो नगर निकायों के लिए यह अनुपात था वो 80:20 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। ऑप्शन ए है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है वित्तीय योजनाएं तैयार करना, ऑप्शन सी है वित्तीय प्रबंध की सलाह लेना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी, मतलब ये वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है, वित्तीय योजनाएं भी तैयार करता है और वित्तीय प्रबंधन की सलाह भी देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों में कौन कालक्रम के आधार पर सबसे पहले नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है केसी पंत, ऑप्शन बी है डॉक्टर सी रंगराजन, ऑप्शन सी है वाई सी रेड्डी, ऑप्शन डी है के संथानम। इसमें जो सही उत्तर वो है के संथानम। तो जो के संथानम वित्त आयोग था वो 1956 में बना था। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं केसी पंत पे, ये 1992। ऑप्शन बी डॉक्टर सी रंगराजन, ये 2002। ऑप्शन सी जो है वाई बी रेड्डी, ये 2013। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी है राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी है लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। इसका जो सही उत्तर है 26वें प्रश्न का वो है ऑप्शन बी, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका जो होगा राज्य वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो है 243 ठीक है, बाकी सब सही सुमेलित है। मतलब लोक सेवा आयोग 315 में है, निर्वाचन आयोग 324 में है, केंद्रीय वित्त आयोग 280 में है, लेकिन जो राज्य वित्त आयोग है वो 243 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को दिया जाता है। ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 50%। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 70%। ठीक है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसमें जो 40% अंश दिया जाता है उसमें से 70% ग्राम पंचायत को, 15% जिला पंचायत को और 15% क्षेत्र पंचायत को दिया जाता है। यानी जो इसका अनुपात होगा वो होगा 17-15-15 का। ठीक है, ये हो गया ग्राम पंचायत का, ये हो गया क्षेत्र पंचायत का और ये हो गया जिला पंचायत का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? ऑप्शन ए है 1994, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1981। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1994। जो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग था वो 1994 में गठित हुआ था, और आपने ऊपर पढ़ा ही कि ये 243 के तहत गठित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत के द्वारा, ऑप्शन बी है क्षेत्र पंचायत के द्वारा, ऑप्शन सी है जिला पंचायत के द्वारा, ऑप्शन डी है राज्य विधान मंडल के द्वारा। तो ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि पंचायतों के संबंध में जो भी नियम उपबंध बनते हैं वो राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है राज्य सरकार जितना ठीक समझे। तो इसका उत्तर है डी, राज्य सरकार जितना ठीक समझे। जो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम है 1969 का, उसके तहत राज्य सरकार, जो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम है 1969 का, 1969 का, उसके तहत राज्य सरकार प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार और उसके अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितना वह ठीक समझे।
ठीक है। और जो ये अन्य जिला रजिस्ट्रार हैं वो जिला रजिस्ट्रार के नियंत्रण में रहेंगे और उन कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिन कृत्यों को जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय समय पर प्राधिकृत करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? ऑप्शन ए है केवल प्रथम प्रति, ऑप्शन बी प्रथम एवं द्वितीय प्रति, ऑप्शन सी अगण्य प्रतियां, ऑप्शन डी एक भी प्रति नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल प्रथम प्रति। ठीक है, ऑप्शन ए केवल प्रथम प्रति, उसके बाद की जो प्रतियां होंगी उसके लिए शुल्क जमा करना होगा। प्रश्न 32 है, यदि एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए ऑप्शन है अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा, ऑप्शन बी एक ही सूचना प्रपत्र भरना होगा, ऑप्शन सी कोई सूचना प्रपत्र नहीं भरना होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो होगा अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा, यानी अगर किसी को जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो उनको अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। पंचायत एंटरप्राइज सूट PES के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? इसका ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 11। ये जो अनुप्रयोग हैं ये पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। NIC का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। NIC का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। ये जो NIC है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ये भारत सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। ठीक है, और ये जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश प्रशासन, जिले और अन्य सरकारी निकाय को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाने और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1971, ऑप्शन डी है 1977। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1977 में। NIC की जो स्थापना है वो 1977 में की गई थी और इसका उद्देश्य जो था वो ई-शासन संबंधी सेवाएं प्रदान करना था, साथ में सर्वोत्तम साधनों का विनिर्माण करना, सरकारी क्षेत्र में एकीकृत सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? अभी आपने देखा नई दिल्ली में, और कब की गई थी? 1977 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुधन बीमा योजना क्या है? ऑप्शन ए है सभी प्रकार के जानवरों की बीमा कराना, ऑप्शन बी है सभी दुधारू पशुओं का बीमा करवाना, ऑप्शन सी है सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पशुधन बीमा योजना क्या है? सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाना। और इस योजना के तहत किसी कारणवश बीमित पशुओं की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो बीमा कंपनी है वो पशु मालक को मुआवजे की रकम 15 दिन के अंदर प्रदान कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध है ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी ग्रामीण सड़कों से, ऑप्शन सी पशुपालन से, ऑप्शन डी आवास से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आवास से। तो ये जो योजना है, यह योजना जो है वो बढ़ती आबादी की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण गरीबों को आश्रय प्रदान करना है और ये जो योजना है वो इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर चलाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए है 1995-96, ऑप्शन बी 1997-98, ऑप्शन सी 1999-2000, ऑप्शन डी 2000-2001। तो जो गांधी ग्राम योजना की शुरुआत है वो 1995-96 में की गई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए उसका उत्तर है।
और इसका जो उद्देश्य था वो ग्रामीण सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 पे। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू हुई, यानी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू हुई? 1993-94, 1996-97, ऑप्शन सी 1999 से 2000, ऑप्शन डी 2001-2002। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1999 से 2000। ठीक है, और जो ये योजना थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें अतिरिक्त लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, क्यों बनाई गई थी? ये जो योजना थी इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1999 को। और ये क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए और उन्हें अतिरिक्त लाभकारी रोजगार प्रदान करने हेतु। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? योजना का एक तरफ योजना का नाम दिया गया हुआ, एक तरफ प्रारंभ वर्ष दिया गया है। योजना का नाम है ग्रीन कार्ड योजना, जुलाई 1985 में। ऑप्शन बी है समेकित बाल विकास परियोजना 1975 में। ऑप्शन सी है संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना 2018 में। ऑप्शन डी है काम के बदले अनाज योजना 1977-78। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछ लिया गया है। यहाँ पे रहना चाहिए था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रहना चाहिए था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये शुरू हुआ था 2001 में। ठीक है, बाकी सब ग्रीन कार्ड योजना तो 1985 में शुरू हुई थी, और बाकी ये 1975 में और ये 1977-78 में शुरू हुई थी, लेकिन ये जो सी है ऑप्शन ये 2001 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। सामान्य सेवा केंद्र CSC की संरचना में शामिल है। ऑप्शन ए है राज्य डिजाइन प्राधिकरण, ऑप्शन बी सेवा केंद्र एजेंसी, ऑप्शन सी ग्राम स्तरीय उद्यमी, ऑप्शन डी सभी। इसका सही उत्तर है सभी, यानी इसमें राज्य डिजाइन प्राधिकरण भी शामिल है, सेवा केंद्र एजेंसी भी शामिल है और ग्राम स्तरीय उद्यमी भी शामिल है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा CSC को। ये जो CSC है इसकी जो संरचना है वो 3 स्तरीय है, जिसमें से एक हो गया राज्य डिजाइन प्राधिकरण, दूसरा हो गया सेवा केंद्र एजेंसी और तीसरा हो गया ग्राम स्तरीय उद्यमी। ठीक है, और ये जो ग्राम स्तरीय उद्यमी है यही CSC का संचालक होगा, और जो एक ग्राम स्तरीय उद्यमी है वो 6 गांव को कवर करेगा। कितने गांव को कवर करेगा? 6 गांव को कवर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। CSC का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर, कैंटीन सर्विस सेंटर, सिटीजन सर्विस सेंटर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कॉमन सर्विस सेंटर, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है इसका सही उत्तर? कॉमन सर्विस सेंटर। CSC का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत की आय व्यय से संबंधित पुस्तिका एवं बिल वाउचर, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, ऑप्शन सी है ग्राम सभा की कार्यवाही रजिस्टर, ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत भूमि का रिकॉर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये जो है पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता। ग्राम पंचायत का भूमि का जो रिकॉर्ड है वो पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता है, बाकी तीनों जो है वो पंचायत सचिवालय में सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे देखते हैं। पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात कितने माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए? ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 2 माह, ऑप्शन सी है 3 माह, ऑप्शन डी है 4 माह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 माह। जो पंचायत सहायक है उसकी नियुक्ति के पश्चात 2 माह के अंदर उसका प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, और इसका ये जो प्रशिक्षण है ना ये अनिवार्य है। ठीक है, ये इसको स्किप नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। केंद्रीय वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 15।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 12। तो जो केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है, इसके तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में वर्ष 2000 और 2001 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप है तो उसे हटाया जाएगा। ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन बी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, ऑप्शन डी सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। तो जो प्रधान है उसके विरुद्ध यदि गंभीर आरोप है तो ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत नहीं ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायत स्वयं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसको पद से हटा सकती है। ग्राम पंचायत स्तर पर धन का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रधानों, उप प्रधानों व सदस्यों के विरुद्ध जांच का कानून है। इनके शिकायत की जांच जिला स्तरीय अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे वह करेगा। ठीक है, यानी एक जिला स्तरीय अधिकारी होगा जिसे जिला मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त होगा, वो इसकी जांच करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन किसके पास किया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रधान, ऑप्शन बी है ब्लॉक प्रमुख, ऑप्शन सी है जिला परिषद सदस्य, ऑप्शन डी है सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रधान। तो पंचायत नागरिक चार्टर में पंचायतों के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए सिफारिश करने का अनुरोध या आवेदन प्रधान के पास किया जा सकता है, जिस पर जो प्रधान है वो 7 दिन के अंदर कार्यवाही करेगा। ठीक है, कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। और जो इसके लिए हम सिफारिश या अनुरोध करेंगे वो किसके पास करेंगे? प्रधान के पास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए होते हैं ऑप्शन ए विचारणीय, ऑप्शन बी स्वेच्छापूर्ण, ऑप्शन सी मार्गदर्शक, ऑप्शन डी महत्वहीन। तो ये जो मॉडल चार्टर हैं ये पंचायतों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। ठीक है, ये मार्गदर्शक का काम करते हैं। तो जो मॉडल चार्टर होते हैं वो पंचायतों के लिए मार्गदर्शक मात्र हैं। ये पंचायतें जो हैं इसे अपने स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढाल सकती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार मसौदा चार्टर जो होता है वो लोगों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए और इसको ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक, ऑप्शन बी वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक, ऑप्शन सी वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक, ऑप्शन सी वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक। तो इसका सही उत्तर है डी, वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है 1,20,000, ऑप्शन बी 1,30,000, ऑप्शन सी 1,50,000, ऑप्शन डी 1,60,000। तो इसका सही उत्तर है 1,20,000। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके अंतर्गत अगर कोई खुद का पक्का मकान बनाना चाहता है तो उस लाभार्थी को 1,20,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 2017, ऑप्शन बी वर्ष 2018, ऑप्शन सी वर्ष 2019, ऑप्शन डी वर्ष 2020। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वर्ष 2018। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में सिटीजन चार्टर अभियान संचालित की थी। ऑप्शन ए है 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक, ऑप्शन बी है 15 जुलाई से 25 अगस्त 2021 तक, ऑप्शन सी है 24 अप्रैल से 20 सितंबर 2021 तक, ऑप्शन डी है 5 जुलाई से 29 सितंबर 2021 तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक। तो ये जो पंचायती राज मंत्रालय है इसने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार
ठीक है, ये जो अभियान था ये 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक सिटीजन चार्टर अभियान चलाया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, जो पंचायत और उसके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन लोगों के प्रति जवाबदेह बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितने महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? ऑप्शन ए है कम से कम 8, ऑप्शन बी कम से कम 5, ऑप्शन सी कम से कम 10, ऑप्शन डी कम से कम 7। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कम से कम 5। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, कम से कम 5। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गांव की कम से कम 5 महिलाओं को ग्राम स्तर पर पानी की गुणवत्ता का प्रशिक्षण करने के लिए फील्ड टेस्ट किट यानी FTK क्या फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को सौंपा गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 ZE, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243 ZD, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 243 ZF, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 243 ZG। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 ZD। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या असत्य है? इसमें ABCD इसमें से कई ऑप्शन में से चुनाव करना है। इसको पहले पढ़ते हैं। ए है लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, ऑप्शन सी ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सीमित करना। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है A और C, B और C, ABC और केवल D। तो इसका जो सही उत्तर है वो है केवल D। ठीक है, जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है उसका उद्देश्य जो है वो लाभकारी रोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना और ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सीमित करना किसी भी योजना का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है क्या, केवल डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 56 पे। निम्न योजनाओं का सही मिलान कीजिए। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ वर्ष है। इसका जो ऑप्शन ए है वो है ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना, उसके आगे दिया गया है 1997-98। ऑप्शन बी है गंगा कल्याण योजना, उसके आगे लिखा है 1996-97। ऑप्शन सी है समग्र आवास योजना 2000-2001। ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1999-2000। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं ABCD। ठीक है, तो जो ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना है वो शुरू हुई थी 1996-97 में, यानी ये है दूसरे नंबर पे। ठीक है, फिर उसके बाद गंगा कल्याण योजना ये शुरू हुआ था 1997-98 में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं समग्र आवास योजना, ये शुरू हुआ था 1999-2000 में, यानी ऑप्शन 4। और फिर डी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए अब एक ही बच रहा है तीसरा, यानी 2143। देखिए 2143 किस में है, 2143 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 56 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन ए शिल्प ग्राम कानपुर से, ऑप्शन बी शिल्प ग्राम लखनऊ से, ऑप्शन सी गोरखपुर से, ऑप्शन डी अयोध्या से। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, ठीक है, इसका जो शुभारंभ था वो किया गया था 24 जनवरी सन 2018 को। कब किया गया था, 24 जनवरी सन 2018 को। और कहाँ से किया गया था, शिल्प ग्राम लखनऊ से। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 पे। आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप हैं। ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी कोई नहीं।
तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। जो आदर्श ग्राम योजना है उसके तहत जो व्यक्तिक विकास के अंतर्गत क्रियाकलाप हैं वो क्या क्या है? साफ सफाई और स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास, उसके बाद है व्यक्तिक नैतिक मूल्यों का विकास, उसके बाद है सांस्कृतिक विरासत, उसके बाद है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, आप चारों याद रखिएगा कि जो आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप हैं वो चार हैं। साफ सफाई और स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास, दूसरा है नैतिक मूल्यों का विकास, तीसरा है सांस्कृतिक विरासत और चौथा है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59। सखी मंडल का संबंध किसकी विकास योजना से संबंधित है? इसमें ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत विकास योजना, ऑप्शन बी नगर पंचायत विकास योजना, ऑप्शन सी जिला पंचायत विकास योजना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में जो है वो सखी मंडल के महिलाओं की भागीदारी से गरीब और कमजोर वर्ग के लोग अपने गांव के विकास के लिए योजना बनाने में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, यानी ग्राम पंचायत विकास योजना। तो जो सखी मंडल का संबंध है वो किससे है? ग्राम पंचायत विकास योजना से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना, ऑप्शन बी है गांव में वित्त की कमी को पूरा करना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना। तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है कि पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर जो अन्य पंचायतें हैं उनको प्रेरणा मिले। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए है यूरोपीय मॉडल, ऑप्शन बी है अमेरिकी मॉडल, ऑप्शन सी है अफ्रीकी मॉडल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूरोपीय मॉडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जेल में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए जेलर, ऑप्शन बी जिले का न्यायाधीश, ऑप्शन सी ग्राम प्रधान, ऑप्शन डी पंचायत सेक्रेटरी। तो अगर जेल में किसी का जन्म या मृत्यु होता है तो उसके पंजीकरण के लिए जेलर साहब उत्तरदायी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ग्राम सभा की बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं। ऑप्शन ए खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, ऑप्शन बी रबी की फसल कटने के तुरंत बाद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो जो ग्राम सभा की बैठक है वो प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार तो जरूरी होगी। वो होगी एक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद और दूसरी होगी रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 64 पे। ये याद रखिएगा ये ग्राम सभा की बैठक है, ठीक है, जो वर्ष में 2 बार होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आया? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1886। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1886। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है? ऑप्शन ए है पंचायत सहायक, ऑप्शन बी पंचायत सदस्य, ऑप्शन सी लेखपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी सहायता जो है वो पंचायत सहायक करता है। ये आप सभी को पता है कि ग्राम विकास सचिव की सहायता कौन करता है? पंचायत सहायक करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए ये कंप्यूटर के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? ये तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है ग्राफिक कार्ड, ऑप्शन डी है मदरबोर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सीपीयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है चौथी, ऑप्शन सी है दूसरी, ऑप्शन डी है तीसरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरी पीढ़ी से।
क्योंकि पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब था और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी में क्या आ जाता है, इंटीग्रेटेड चिप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। मानव बुद्धि की यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है। ऑप्शन ए है कृत्रिम विज्ञान, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विज्ञान, ऑप्शन सी मनोविज्ञान, ऑप्शन डी समाजशास्त्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, संज्ञानात्मक विज्ञान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 69 पे। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, न्यूरल नेटवर्क्स। तो 69 का जो सही उत्तर है वो है के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। जो लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है वो क्या है, के नियरेस्ट नेबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। इसमें पहले ही डॉट 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 यानी स्पेस दिया गया है, किसमें लेजर तकनीक यानी लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है बारकोड रीडिंग, ऑप्शन बी कटिंग और ड्रिलिंग, ऑप्शन सी माइक्रोवेव ओवन, ऑप्शन डी फिजियोथेरेपी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। इसमें लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP का विकास किसने किया था। ऑप्शन ए है ग्रेस हॉपर, ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन सी चार्ल्स वॉचमैन, ऑप्शन डी लेस्ली लैम्पोर्ट। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो प्रोग्रामिंग भाषा LISP थी उसका विकास किया था किसने, जॉन मैकार्थी ने। LISP का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का फुल फॉर्म क्या है, IDN का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है इंटरनल डिजिटल नेटवर्क्स, ऑप्शन बी इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ऑप्शन सी इंटरट्विन्ड डिस्क नेटवर्क, ऑप्शन डी इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ऑप्शन सी है इंटरनेट टेलीफोनी, ऑप्शन डी है इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। इसमें जो सही उत्तर है वो क्या है, इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है, क्या है, इंटरनेट टेलीफोनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। MS वर्ड में फ्रंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए है ALT+F, ऑप्शन बी है Ctrl+D, ऑप्शन सी है ALT+Ctrl+D, ऑप्शन डी है Ctrl+F। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन बी, यानी Ctrl+D अगर हम जो है क्लिक करेंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए है Ctrl+I, ऑप्शन सी है Ctrl+J, ऑप्शन बी है Ctrl+Z, ऑप्शन डी है Ctrl+R, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन डी Ctrl+R। राइट अलाइनमेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+R का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रमाणीकरण, ऑप्शन बी समक्रमण यानी सिंक्रोनाइजेशन, ऑप्शन सी अभिनिर्धारण यानी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी अभिगम्यता यानी एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो जो 76वां प्रश्न है उसका उत्तर है ऑथेंटिफिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट
पावर पॉइंट, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो इसमें से स्प्रेडशीट का एक उदाहरण कौन सा है, वो है MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी है जेम्स गोसलिंग, ऑप्शन सी है विंस्टन सर्फ, ऑप्शन डी है VA शिवा अय्यादुराई। इसका जो सही उत्तर है वो है VA शिवा अय्यादुराई। ठीक है, जो ईमेल की खोज वो मूल रूप से जो थी वो अमेरिका में रहने वाले भारतीय थे ये शिवा अय्यादुराई जिन्होंने की थी। ठीक है, जब इन्होंने इसकी खोज की थी तो पता है आपको ये सिर्फ 14 साल के थे। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो मुंबई में हुआ था और ये 1982 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें ईमेल सिस्टम के जनक के तौर पर मान्यता दी और इन्हें ईमेल पर कॉपीराइट प्रदान किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं 79 पे। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी MS वर्ड। इसका जो सही उत्तर है वो है लिनक्स यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य है? ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है स्टोरेज, ऑप्शन सी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कंप्यूटर ये सब कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। आपको समझ आ गया होगा कि अब शुरू हो गया यूपी स्पेशल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 इसका जो सही उत्तर है वो है बरेली। जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो बरेली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है संत कबीर नगर, ऑप्शन डी है कानपुर नगर। इसका सही उत्तर है गाजियाबाद। यहाँ का जो जनघनत्व है वो कितना है? 3971 यानी 3971। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। गोकुल ग्राम योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि गोकुल ग्राम योजना जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसके तहत गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि जो गोवंश है उसमें अच्छे नस्ल को बढ़ावा मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी विधानसभा के अध्यक्ष को। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। और जो उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम है वो कब का है? 1975 का। और इसके हिसाब से जो लोकायुक्त की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है और जो लोकायुक्त अपना त्यागपत्र देगा वो भी राज्यपाल को संबोधित करके देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नोएडा में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है फुर्सतगंज में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है फुर्सतगंज अमेठी। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फुर्सतगंज जो कि अमेठी में है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? ऑप्शन ए है इतनार, ऑप्शन बी है थारू, ऑप्शन सी है भील, ऑप्शन डी है मुंडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी थारू जनजाति, यानी थारू जनजाति है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दोनों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सैयद आगा हसन कश्मीरी, ऑप्शन बी है नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी है बाबू गोपाल चंद्र एलियस गिरधर दास, ऑप्शन डी है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर है नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है सिग्मो, ऑप्शन बी घोड़े, ऑप्शन सी मोडनी, ऑप्शन डी जैता। इसका सही उत्तर है जैता, यानी जैता जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी जो सिग्मो है, घोड़े है और मोडनी है, ये तीनों गोवा के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है दारा शिकोह। तो आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां द्वारा करवाया गया था आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब प्रयागराज है। और ये जो था वो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जो कि 1888 में संपन्न हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी थे, कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, कौन थे? जॉर्ज यूले। और वर्ष 1892 में तथा वर्ष 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है हरिद्वार से कानपुर, ऑप्शन बी है कानपुर से प्रयागराज तक, ऑप्शन सी है नरोरा से पटना तक, ऑप्शन डी है प्रयागराज से हल्दिया तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयागराज से हल्दिया तक। और ये जो प्रयागराज से हल्दिया तक का जो मार्ग है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें जो सूची 1 है वो क्षेत्र है और जो सूची 2 है वो खनिज है। इसमें ऑप्शन ए है सोनभद्र और उसके आगे दिया गया है तांबा, ऑप्शन बी है इलाहाबाद जिसके आगे दिया गया है शीशा बालू, ऑप्शन सी है ललितपुर, आगे दिया गया है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ऑप्शन डी है मिर्जापुर, आगे दिया गया है चूना पत्थर। ठीक है, तो इसमें तो आप सभी को पता होगा कि ललितपुर में ही तांबा पाया जाता है, बाकी कहीं तांबा नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सोनभद्र। सोनभद्र में चूना बालू पाया जाता है, यानी चूना पत्थर। ठीक, फिर उसके बाद प्रयागराज में शीशा बालू पाया जाता है, यानी इलाहाबाद में शीशा बालू, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। यानी ये क्या हो गया? ए बी सी डी। ए गया 4 के पास, बी गया 2 के पास, सी गया 1 के पास, डी गया मिर्जापुर है 3 के पास। ठीक है, 4 2 1 3, यानी कि इसका ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं 94 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अलीगढ़, उसके आगे है ताला, ऑप्शन बी है मुरादाबाद पीतल, ऑप्शन सी है फिरोजाबाद चूड़ियां, ऑप्शन डी है मेरठ चाकू। तो आप सभी को पता होगा कि इसका 94 का डी। मेरठ में क्या मिलता है? खेल का सामान। यहाँ पे चाकू नहीं मिलता है, रामपुर में चाकू मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 95। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, ऑप्शन ए बांदा में, ऑप्शन बी हमीरपुर में, ऑप्शन सी झांसी में, ऑप्शन डी है जालौन में। तो इसका सही उत्तर है जालौन में। हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है? जालौन में। फिर क्वेश्चन नंबर 96। गीडा है गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका सही उत्तर है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1989 में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है 97 का। इसमें ए ऑप्शन है गोरखपुर में, ऑप्शन बी रामपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी गाजियाबाद में। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है वो कहाँ स्थित है? रामपुर में। ठीक है, 97 का बी। बाकी और नक्षत्रशाला जो है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला वो लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है, और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 99 प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है चावल। तो किसमें नहीं है? ये आप सभी को पता होगा कि चावल में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया है बीच में, 98। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अडवा, बघेलखंड, बदुआ। तो इसमें से कौन सा एक बांध जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है? वो है बदुआ। बदुआ कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, ये बदुआ कहाँ है? बिहार में है, ऑप्शन डी। फिर 99 का क्या हो गया? डी चावल। ठीक है, चावल में जो पहले स्थान पर वो क्या है? वेस्ट बंगाल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं? ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी है उद्योग क्षेत्र में, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन डी है उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो ये आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ पे जो सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक हैं वो कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। ठीक है, और हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम फिर से हाजिर होंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।